बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का दिन इस लिहाज से बड़ा अहम था कि इसमें 2 जनाज़े निकले। पंजाब से तहरीक इंसाफ का जनाज़ा मुकम्मल तौर पर निकल गया और ये साबित हो गया कि पंजाब में ये एक सियासी शो एक जगह पर पूरे मुल्क से या पूरे इलाके से लोगों को, शर पसंदों को इकट्ठा करके पीटीआई एक बड़ा शो कर सकती है। लेकिन एजिटेशन या अवामी सियासत के लिए इनके पास कारकुनान दस्तयाब नहीं है। ये बात सही है कि पंजाब में तमाम रस्ते ब्लॉक थे, लेकिन रस्ते ब्लॉक होने का ये मतलब नहीं होता कि लोग बाहर ना निकले। लोग नहीं निकले बाहर। तमाम तर कोशिश के बावजूद लाहौर में 200 आदमी निकले, 300 आदमी के करीब लगा लें आप, इससे ज़्यादा लोग नहीं थे। बहुत कोशिश के बावजूद ये 300 से ज़्यादा गिनती नहीं हो सकी। जहलम में 15-20 आदमी निकले। पिंडी में शेख रशीद की हवेली के बाहर 600-700 लोग इकट्ठे हुए, लेकिन इसके अलावा पिंडी में कहीं कोई आदमी नज़र नहीं आया। सरगोदा के पास कुछ लोग नज़र आए। बाकी पूरे पंजाब में एक आदमी भी घर से बाहर नहीं निकला। फैसलाबाद से लेकर डेरा गाजी खान तक, सियालकोट में कुछ लोग निकले 50-60 के करीब। और इसके अलावा पीटीआई कहीं भी हमें पंजाब में, और सिंध में तो खैर वैसे ही नहीं है, कराची में उनके कुछ पोस्ट सोसाइटियों के लोग हैं, लेकिन वहाँ भी आपने देखा कि 70 या 80 से ज़्यादा लोग नहीं थे। ये जो उन्होंने धरना देना था कराची में, उसमें 70-80 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सके। और वो प्लानिंग तो बिल्कुल ही ज़ीरो निकली कि जिसमें ये ऐलान किया गया था कि अगर पंजाब में रास्ते ब्लॉक किए गए और लोगों को शहरों से बाहर ना आने दिया गया तो ये शहर चौक कर दिए जाएंगे। और पीटीआई के एक अहम आदमी ने कल ही टीवी पर कहा था कि हम पंजाब के 200 शहरों को चौक कर देंगे, जाम कर देंगे, ज़िंदगी ब्लॉक कर देंगे, और इन शहरों का पूरे मुल्क से राब्ता काट देंगे, और इन शहरों में ज़िंदगी मुंजमद हो जाएगी और सब पता नहीं क्या हो जाएगा। 200 तो क्या, किसी एक शहर बल्कि किसी एक मोहल्ले को भी ये लोग चौक नहीं कर सके। पुलिस इनको शहर से बाहर जाने से रोक रही थी। शहर के अंदर इनके जमा होने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि रावी चौक में, बत्ती चौक में भी जहां इनकी पुलिस से मार कुटाई का सिलसिला जारी रहा 200-300 आदमियों का, वहां भी ये था कि जब ये लोग खड़े रहते थे तो पुलिस इनको कुछ नहीं कहती थी, लेकिन जब ये पुल की तरफ जाने का इरादा करते थे, यानी शहर से बाहर निकलने की कोशिश करते थे, तो तब पुलिस लाठीचार्ज करती थी और शैलें करती थी। वरना ये लोग अगर बढ़ने की कोशिश तर्क कर देते थे तो पुलिस भी इनका पीछा नहीं करती थी। इसका मतलब ये है कि पुलिस को इनके मुज्तमा होने पर, इकट्ठे होने पर कोई एक्शन नहीं करना था, और यही पंजाब में हुआ, कहीं कुछ भी नहीं हुआ। और पीटीआई का मुकम्मल तौर पर पंजाब से जनाजा निकल गया। मैं बहुत पहले से कहता रहा हूँ कि पीटीआई पंजाब में कोई शहर चौक करने के काबिल नहीं, कोई जुलूस निकालने के काबिल नहीं, कोई एजिटेशन करने के काबिल नहीं, अवामी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करने के काबिल नहीं। ये सिर्फ इमरान खान जब किसी शहर में आता है तो इसका एक ख़ास मसाला होता है जिसके तहत लोग लाए भी जाते हैं और लोग आते भी हैं। कुछ तमाशा देखने के लिए आते हैं, कुछ रंगीनियाँ देखने के लिए आते हैं, कुछ इनके वर्कर तमाम पोस्ट सोसाइटियों से निकल कर आ जाते हैं। एक किस्म का रंगोली होती है इनके लिए, ये त्यौहार होता है। तो उस इमरान खान के जलसे के अलावा ये पार्टी अपनी स्ट्रेंथ के बल पर कुछ नहीं कर सकती, और वो बात पंजाब ने सही साबित कर दी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में जो जनाजा निकला, आपने देख लिया कि पीटीआई को वो कुछ दे दिया गया जो उसने मांगा भी नहीं था, और हुक्म ये हुआ कि इसको जलसा करके दिया जाए, 3 घंटे के अंदर अंदर इनके जलसे के इंतजाम किए जाएँ और इनकी आमदोरफ्त पर कोई रुकावट न डाली जाए। गिरफ्तार जो पकड़े गए हैं उनको रिहा कर दिया जाए। ये पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुआ। जलसे जुलूसों हंगामों के दौरान जो लोग पकड़े जाते हैं फिर वो ड्यू प्रोसेस के बाद ही वापस बाहर आते हैं, या तो ऊपर से पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से हुक्म आता है, या ज़मानतों का सिलसिला होता है। इस तरह कभी नहीं हुआ। और इसका नतीजा क्या निकला? गिलगित से आने वाला एक दहशत गर्दों का जत्था जो इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हो गया, क्योंकि ज़ाहिर हुक्म आ चुका था, रियासत की रीट जो थी उसको ख़त्म कर दिया गया था, हुकूमत को पाबंद कर दिया गया था कि वो इनके ख़िलाफ़ कुछ ना करे। चुनाचे ये एक जत्था जब इस्लामाबाद पहुंचा
अली अमीन गुंडापुरी उसकी क़यादत कर रहा था, और एक डोगर है मुल्तान का, आमिर डोगर, इनकी क़यादत में यहाँ इस्लामाबाद के दरख्तों को आग लगा दी गई। पूरे इस्लामाबाद के वो जिना एवेन्यू में ग्रीन बेल्ट का तो सफाया ही कर दिया गया और दरख्तों को आग लगा दी गई। ऐसा लग रहा था जैसे दारुल हुकूमत जो है वो नजर आतिश किया जा रहा है। वो रोम और नेरो वाली कहानी याद आ गई। फ़र्क ये था कि वहाँ नीरो जो था वो रोम में बैठा था, और यहाँ जो नीरो था ये अटक के पुल पर था, और उसके जो कारंदे थे वो इस्लामाबाद में आग लगा रहे थे। इस्लामाबाद में आग लगाकर और पुलिस की गाड़ियों को पथराव करके, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जलाया गया। ये सब कुछ करके उन्होंने दुनिया को जो मैसेज दिया वो तो दिया, लेकिन अंदरूने पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के इदारों को जो मैसेज दिया वो भी आपने देख लिया। और इस इस्लामाबाद में ये जो एक पाकिस्तान की रियासत ने दम तोड़ा है, और गोया कि एक किस्म का हुक्म आया कि पाकिस्तान को श्रीलंका बना दिया जाए, और वो श्रीलंका बनाने के हुक्म पर जो अमल हुआ वो आपने देख लिया कि यानी ये इस पार्टी के लोगों की जहनीत। और आपने वो वीडियो क्लिप भी देख लिए होंगे जिनमें बज़ाहिर बापर्दा नज़र आने वाली लड़कियां, नौजवान ख़वातीन पुलिस वालों को गंदी माँ बहन की और नजस किस्म की, नाकाबिले इशाअत, नाकाबिले सुनवाई किस्म की गालियाँ और फोश कलामी और बद कलामी करते हुए आपने उनको देख लिया होगा, और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कहाँ की हैं, कहाँ से आई है, उनको कौन लाया और किस मकसद के लिए लाया। यानी अखलाकी, माशी और सियासी तबाही के लिए पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश हुई है। और ये शोर मचाया जा रहा था शेख रशीद से लेकर शाहिद मसूद तक। मसलसल 1 महीने से ये बकवास कर रहे हैं ये लोग कि पाकिस्तान खून रेजी की तरफ जा रहा है, खाना जंगी की तरफ जा रहा है। तो ये ऐसे ही नहीं था, इनको पता था क्या होना है। आप ये भी बात भी नोट करें कि पेशावर में 2 दिन पहले इमरान खान ने कहा था कि हम इस्लामाबाद के डी चौक में पहुंचेंगे और हमें कोई रोक नहीं सकेगा। ये बात वो किस एतमाद पर कर रहा था, जबकि इसके पास इतनी अवामी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो ये दावा कर सके। इसका मतलब था ये सब कुछ पहले तय हो चुका था कि क्या कुछ होना है और क्या कुछ अहकामात आने हैं, यानी एक तयशुदा स्कीम के तहत। हाँ, यहाँ मैं अपनी बात पर फिर कायम हूँ कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की साजिश इनकी कामयाब नहीं होगी, जबकि 25 मई का दिन रखा ही इसलिए गया था कि IMF जो है वो भाग जाए। वो ये समझे कि पाकिस्तान तो श्रीलंका बन गया है, तो इसके लिए तो इमदादी पैकेज जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ज़ाहिर है जब कोई मुल्क श्रीलंका बन रहा हो तो IMF वहाँ क्यों इमदादी पैकेज देगा या कर्ज देगा या कोई अपनी डील करेगा। गोया कि ये एक साजिश थी जो जुज़वी तौर पर कि एक डी चौक पर कब्ज़ा और दरख्तों को आग लगाना और फायर ब्रिगेड को गाड़ी को आग लगाना। कराची में इन्होंने कैदियों की वैन को आग लगा दी। ये इस्लामाबाद कराची में ये दरख्तों और गाड़ियों को आग लगाने के अलावा कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे सके। हाँ, ये माहदे की खिलाफ वर्जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि ये फलां जगह पर आपने जलसा करना है, तो वहाँ इन्होंने जलसा करने से इनकार किया है। और ज़ाहिर इनको कोई पूछेगा नहीं क्योंकि ये बात बड़ी लाइट ली जाएगी। जिस तरह इस्लामाबाद दारुल हुकूमत को, वफाकी दारुल हुकूमत को आग लगाने का, नज़र आतिश करने का जो मामला है, इसका भी नोटिस नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये भी एक मामूली बात है। लाडला अगर सारे पाकिस्तान को भी, वो कह चुके हैं अपने मुंह से कि मैं पाकिस्तान पर एटम बम मार दूंगा, अगर मेरी हुकूमत नहीं रहती तो एटम बम मार देना चाहिए। मतलब कि इसके पास होता तो ये मार देता, क्योंकि मेरी हुकूमत नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान पर एटम बम मार देना चाहिए। और चूंकि एटम बम मेरे पास है इसलिए मैं मार रहा हूँ, फेंक रहा हूँ। ये इसकी सोच थी। अच्छा, ये तो पंजाब की बात आपने अच्छी तरह देख ली, समझ भी ली क्या हुआ। पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत थी। वहाँ से जो जुलूस आया उसमें जो मेरा अंदाज़ा था वो ये था कि 15 से 20 हज़ार तक के लोग आएंगे, लेकिन 15,000 से कम लोग थे। 12 या 13 हज़ार के करीब खुफिया एजेंसी की जो रिपोर्टें हैं। कारों का जुलूस बहुत लंबा था, पता नहीं 3,000 गाड़ियाँ थी या 4,000 गाड़ियाँ थी, और 95% गाड़ियाँ जो थी वो कीमती कारें थी, वो वैगनें और बसें नहीं थी। जिस तरह के सियासी पार्टियों के जुलूस में होता है कि बसें और मिनी बसें, बल्कि ट्रक भी जाते हैं लोगों से भरे हुए। तो यहाँ हमें कोई ट्रक नज़र नहीं आया, कोई बस नज़र नहीं आई।
कोई मिनी बस नज़र नहीं आई, सिर्फ कारें थी या और कुछ वैगनें थी, और कारें वो थी जो हर कार करोड़ों रुपए मालियत की होती है, वो आम सस्ती कार बहुत ही कम थी। ये 2, ढाई, 3 हज़ार गाड़ियों का एक लंबा जुलूस था जो इमरान खान लेकर पंजाब में दाखिल हुआ, और इनके साथ जो मजमूई स्ट्रेंथ थी वो यही कुछ 10, 11, 12 हज़ार के करीब लोग थे। कुछ वैगनें भी थी इनमें, बहुत थोड़ी, तो इससे ज़्यादा लोग ये नहीं ला सके। 10-12 हज़ार ये हो गए, और 2-3 हज़ार वो जत्थे जो गिलगित से आज़ाद कश्मीर के रास्ते दाखिल हुए, और कुछ वहाँ के जो मुकामी शरपसंद थे इस्लामाबाद की पोश कॉलोनियों के, ज़ाहिर है ये लोग, इनको पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये वो बिगड़े हुए लड़के हैं, नौजवान हैं, जिनको उनके माँ बाप महीने का जेब खर्च है वो करोड़ों के हिसाब से देते हैं। तो ये वो लोग हैं जो यानी सुपर एलीट क्लास, दुनिया की मालदार तरीन क्लास है ये पाकिस्तान की, जो अपनी रंग रलियों के लिए पाकिस्तान को आग लगाकर अपने हाथ सेंकना चाहते हैं। तो बज़ाहिर तो नहीं, ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती कि इदारे हरकत में आएंगे या इदारे इस बात का नोट चलेंगे, क्योंकि इदारों के लिए इमरान खान अब भी लाडला है। अगरचे उसको एक हद तक इन्होंने लगाम दी है कि अब इससे आगे नहीं बढ़ना, लेकिन इसके बारे में वो हुक्म बरकरार है कि इसको 70 खून माफ़ है। ये गालियाँ दे, ये गंदी बकवास करे, इसके लोग आग लगाएं, लोगों को कत्ल करें, पथराव करें, ये भी इतलात पहले से आ गई थी कि इनके पास ख़तरनाक असला है। तो आपने कितनी ही तस्वीर सोशल मीडिया पर देख ली होंगी जिनमें इनके लोग ख़तरनाक खुदकार राइफलों से, ऑटोमेटिक असला से लैस घूम रहे हैं। और लाहौर में जो असला पकड़ा गया इमरान खान के भांजे के घर से, वो ज़ुबैर न्याज़ी, बदनाम घराना है लाहौर का, तो उनके पास से कितना, उनके घर से कितना भारी मिकदार में क्लाशनकोफ है, और वो जो होती हैं छोटी बंदूकें, और इसके अलावा पिस्तौल और बेपनाह एमुनिशन, गोलियां, कारतूस वगैरह जो भी कह रहे हैं आप, वो बरामद हुआ। ये ज़ाहिर है लाहौर ही में इस्तेमाल होना था, ये रास्ते में इस्तेमाल होना था, लेकिन यहाँ कोई पकड़ नहीं होगी। इससे पहले किसी भी दहशत गर्द गिरोह को इतनी खुली छूट नहीं दी गई जितनी खुली छूट इनको दी जा रही, बल्कि इनकी सरपरस्ती की जा रही है, इनके लिए अहकामात जारी किए जा रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि अवाम इनके साथ नहीं है। वो आप जब भी इलेक्शन हुए देख लेंगे। ज़ाहिर इलेक्शन के दिन तो ये आर्डर वाले काम, इनको सीटें तो नहीं दिलवा सकते, अब वो ज़माना गया। अब वो न जनरल फैज़ है, न जनरल पाशा है, न जनरल ज़हीर है, और न ही उस किस्म की फ़ज़ा है, बल्कि अब फ़ज़ा जो है वो एक हमागीर नफ़रत की है, इनके बारे में, इनके सरपरस्तों के बारे में, इनके सहूलतकारों के बारे में, इनको एमनेस्टी दिलाने वालों के बारे में। नफ़रत की ऐसी फ़ज़ा है जो इससे पहले नहीं थी, और इस नफ़रत की फ़ज़ा को ये इतनी बड़ी खलीज हायल हो गई है इनके अवाम के और असल हुक्मरान तबकात के दरमियान, कि अब ये पार्टी नहीं जा सकती। और अब अगर इनकलाब आया तो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होगा। इमरान खान की हैसियत उसमें एक ऐसे गुंडे के सिवा से ज़्यादा कुछ नहीं होगी जिसके हाथ में 10-12 पत्थर हो और वो मार रहा हो। ज़ाहिर है 10-12 पत्थर जब ख़त्म हो जाएंगे तो ये गुंडा आवाम के काबू में आ जाएगा। नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।